हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स उसको हमने स्टार्ट करना है। अब स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर ना बहुत सारे पार्ट्स आपको दिए गए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले सिंपल इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बेटा, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर एक एटम हाइड्रोजन का होता है और एक आपका होता है क्लोरीन। तो इससे बनता है HCl। तो HCl जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। जब हम इसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं तो बात सिर्फ इतनी है कि जो हाइड्रोजन है उसका मास है 1U। क्लोरीन का मास जो है वो है 35.5U। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आपको इसका मिल जाता है और उसकी वैल्यू आपको आती है दैट इज 36.5U। तो 36.5U एक्चुअली में आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि इसमें आयनिक बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड है। देखो, बात यह है कि एक्चुअली में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है तब जाके हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। तो क्योंकि शेयरिंग टेक प्लेस कर रही है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की, इसी वजह से ये एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर आप पूछते हो स्पेसिफिकली कि सर सिंगल डबल कौन सा, तो आंसर है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है। इसके अलावा हम यहां पर इसके डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, कोई मुश्किल है ही नहीं। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप भी जानते हो जब भी हम डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमेशा हम जो एटम को कंसिडर कर रहे हैं उनके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही प्लॉट या ड्रॉ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो मैंने उसका एक बना दिया, ये क्रॉस लगा दिया। और अगर आप इसी के अंदर अगर बात करें क्लोरीन की, अब जो क्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन सातों इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे आप इसके साथ शो कर दीजिए। तो अगर आप हाइड्रोजन के, ये वैसे तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका डॉट डॉट स्ट्रक्चर या डॉट डायग्राम है। इसको आप लिविस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके अलावा हाँ, बात सिर्फ ये है कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन मेरा स्टेबल हो जाता है। अगर मैं क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसके अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरा क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। तो अपने आप में ये एक स्टेबल कंपाउंड क्रिएट हो गया है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को बोल सकते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम, अरे बहुत इजी है यार। करना क्या है, अब ऑर्बिटल जब डायग्राम बनाते हैं ना तो हमें उसके सारे ऑर्बिट्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को शो करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन आप जानते हो कि ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है ना। तो ये उसका एक ही ऑर्बिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस रिप्रेजेंट कर देंगे उसके एक इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करता हूँ, ये मेरा क्लोरीन है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो 3 ऑर्बिट आपको मिलते हैं बेटा, 3 ऑर्बिट होते हैं।
एक ना ऑर्बिट से टच कर देना बस ऐसे। तो क्या क्या है मतलब हो, अगर क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो आपको पता है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सके हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और क्लोरीन का जो नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, वो एक्चुअली 17 होता है। तो 2, 8 और 7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो दो तो ये हो गए, 8 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो देखिए सेकंड ऑर्बिट में 8 दिखाने थे, मैंने दिखा दिया, अब 7 दिखाने हैं। एक तो आप इसके साथ ही दिखा दो, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन है जो आपस में शेयर हो रहा है। बाकी के आप कहीं पे भी दिखा दो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना था। क्यों, है ना सिंपल। ठीक है, चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं बेटा इसके अकरेंस के बारे में। शुरुआत होती है ग्लोबर से। इनका जो नाम है वो है दैट इज ग्लोबर। अब ग्लोबर ने एक्चुअली इस एसिड को प्रिपेयर किया था, और जब इस एसिड को प्रिपेयर किया तो उन्होंने क्या किया, और कब किया था, इन्होंने किया था 1648 के अंदर। इन्होंने कुछ नहीं किया था, बस सिंपल क्या किया कि हमारे पास जो कॉमन साल्ट है दैट इज NaCl, उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया था। तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म के अंदर, और मतलब होता है बेटा आपका H2SO4, बेसिकली ये होता है आपके पास। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, क्या मेरे पास सोडियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो जो लोवाइजर थे, बेसिकली ये लोवाइजर है, उन्होंने एक्चुअली जो एसिड क्रिएट हुआ था उसका नाम रख दिया मुरिएक्टिक एसिड। ठीक है, जो इन 1810 में डेविड ने उनका नाम जो है वो चेंज करके कर दिया, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फाइनली एक्चुअली हम आज की डेट में इसी के नाम से जानते हैं, और 1810 में लास्ट में फाइनली जो डेवी थे उन्होंने एक्चुअली इसका नाम रख दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिवोइसर ने मोरियाटिक एसिड के नाम से इसको कहा था कि ये जो एसिड बनी है ये मोरियाटिक एसिड है, और डेवी ने 1810 के अंदर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम दे दिया था। बहुत ईजी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो मेन समझने वाली बात यह है कि हमें ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑफ कोर्स ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है, और खास तौर पे ये हमें मिलती है वोल्केनिक, जो हमारे पास एमिशन होती है ना, वोल्केनिक एमिशन, उसके अंदर हमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आसानी से मिल जाता है। तो कहाँ मिलता है, वोल्केनिक दैट इज एमिशंस में ये मिल जाता है। ठीक है, ये फ्री स्टेट में मिलता है, वोल्केनिक एमिशन में हमें आराम से मिल जाता है। दूसरा, ये हमारे स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट है एज ए गैस्ट्रिक जूस। एक्चुअली पता क्या बात है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना हमारे स्टमक के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्रॉपरली हमारे फूड को डाइजेस्ट करना है, इसलिए हमें उसके लिए एसिड चाहिए है। एंड यही वो HCl है जो लगभग 0.2 से लेकर 0.4% प्रेजेंट होता है इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ताकि हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तो ये रहा आपके इस अकरेंस के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि फ्री स्टेट में हमें मिल जाता है, और वोल्केनिक एमिशंस के अंदर हमें ये आराम से मिल जाएगा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक जूस क्या है, हमारे स्टमक के अंदर वो जूसेस है जो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि 0.2 से 0.4% प्रेजेंट होता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये जो मैंने बात करी है, ये बात करी है हमने अकरेंस की, बहुत सिंपल। चलिए अब आपको लेके चलता हूं जनरल प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस की। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं
इसमें दो तरह के हमने मतलब प्रेपरेशन देखनी है। पहली जो प्रेपरेशन हम देखेंगे वो है बाय सिंथेसिस। जब हम बात सिंथेसिस की करते हैं तो उसका मतलब होता है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सिंपल है ये। तो बाय सिंथेसिस, ब्रैकेट में इसको लिख देता हूँ बेटा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा जी, अब है क्या इसके अंदर मैं बता देता हूँ। तो दो तीन बातें हैं, थोड़े आराम आराम से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात, तो मेरे पास हाइड्रोजन का गैस है। तो गैस है तो इसलिए जी से मैंने उसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मॉइस्चर होता है, मतलब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के गैस के साथ, तो मतलब हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी गैसियस स्टेट के अंदर है और जो क्लोरीन है वो भी मेरे गैसियस स्टेट के अंदर है। डिफ्यूज्ड सनलाइट की हेल्प से, जो डिफ्यूज्ड सनलाइट है बेटा, डिफ्यूज सनलाइट का ना मतलब होता है, मतलब जो डायरेक्ट लाइट है ना, जो लाइट है ना वो डायरेक्ट आप पर फॉल नहीं कर रही। कभी आपने फोटोग्राफी के अंदर देखा होगा है ना, एक जो लाइट बल्ब होता है उसके आगे एक छतरी लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जब लाइट उसमें से पास करे तो वो स्कैटर हो जाए, तो डायरेक्ट लाइट उस ऑब्जेक्ट पे ना गिरे जिसके हमने फोटो खींचनी है। तो जब भी हम डिफ्यूज लाइट के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसी लाइट जो स्कैटर होकर हमारे पास आ रही है, डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही। तो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपका HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। बैलेंस करने के लिए बहुत इजी, देखो 2 से यहाँ पे कर दीजिए, आपका आराम से बैलेंस हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या क्या है, नोट की बातें क्या क्या है इसमें, ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर जिसको हम बोलते हैं, नोट क्या क्या है। पहली बात यह कि आप क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में कर सकता हूं या डार्क में कर सकता हूं। तो नोट ये है कि अगर तो आपने डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन टेक प्लेस कर लिया तो वो रिएक्शन आपका एक्सप्लोसिव होता है, तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि अगर मान लीजिए मैं डार्क में करता हूं, सॉरी क्या करता हूं, अगर डार्क में ये रिएक्शन टेक प्लेस करूं तो क्या होगा। तो डार्क में ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि मतलब लगभग निग्लिजिबल ही आपका ये जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करेगा आपका। तो कहने वाली बात सिंपल इतनी है कि डायरेक्ट सनलाइट करेंगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, डार्क हो जाएगा तो बहुत निग्लिजिबली ये प्रिपेयर करेगा आपका HCl। तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में आप आसानी से ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर सकते हो। लेकिन मन में अगर फिर भी आता है कि सर नहीं मुझे डार्क में ही करना है, तो क्या उसका तरीका क्या है? हाँ, तरीके तो देखो होते ही है। तो अगर डार्कनेस के अंदर आप चाहते हो कि आपका HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस हो, तो इसके अंदर आप एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल कर लीजिए, इसको एक्टिवेटेड कार्बन जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए। एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है उसमें ना पोर्स खुल जाते हैं और ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हो कि वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और जो हाइड्रोजन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देगा जल्दी से। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन को फास्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप डार्क के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस करना चाहते हो तो एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल करो, वो एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट और उसके बाद आप अपना ये रिएक्शन डार्कनेस में भी कर सकते हो। क्लियर हो गया जी? गुड। इसके अलावा आप क्या करें, एक बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, जैसे बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है जी, बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन है। क्लोरीन के प्रेजेंस में वो आपका हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। ऑल्सो
burns in chlorine to form HCl, that is हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया बेटा सबसे पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, पहले मेथड के अंदर हमने गैसेस जो थे मॉइस्ट गैस के साथ वो किया, दूसरे में हमने हाइड्रोजन का जेट लिया, बर्निंग जेट लिया, उसको हमने रिएक्ट कर दिया क्लोरीन के साथ और उससे भी मेरा HCl जो है क्रिएट हो गया। जो दूसरा मेथड है ना, वो है कि आप एक मेटेलिक क्लोराइड ले लो और उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो। क्या करोगे, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे मेटल क्लोराइड है और उसको आपने रिएक्ट करवा देना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जैसे आप ये करेंगे तो एक तो ऑब्वियस आपका जो सॉल्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ HCl जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड हम कहते हैं, वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सो अगर मैं बात करता हूं, अच्छा इसके अंदर भी दो बातें समझनी पड़ेंगी आपको। NaCl के अंदर ना दो तरह के आपके सॉल्ट बनते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है कि एक होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट का क्रिएट होना। एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन मतलब जो है अभी भी प्रेजेंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं तभी आपको समझ में आएगा, जैसे कि NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड है, आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला दो, रिएक्ट करवाना है आपने, बट इस रिएक्शन को आपने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस में करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि इसका जो एक हाइड्रोजन है वो अभी भी इसके अंदर जुड़ा ही होगा। मतलब ये कि इसमें से टूटेगा एक H पॉजिटिव और एक बन गया HSO4 नेगेटिव, यहां बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये दोनों तो आपस में मिल गए जिससे बन गया आपका HCl, और ये दोनों आपस में मिलेंगे जिससे बनेगा NaHSO4। ठीक है, और ये मेरा एक एसिडिक सॉल्ट है अगर लेस देन 200 है। वही आप अगर सेम रिएक्शन है लेकिन इस रिएक्शन के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो अबव 200 होना चाहिए। अगर अबव 200 आप टेम्परेचर कर देते हो तो ये आपका 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, एंड यस ये रिएक्ट करेगा आपका, तो ये बन जाएगा बेटा H पॉजिटिव, ये दो आयन H पॉजिटिव के बनेंगे और इसमें से एक बनेगा SO4 2 नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये तो दोनों आपस में देखो मिलके बन जाएगा, या पहले Na और SO4 को मिला देते हैं तो ये बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, राइट। एंड साथ में बेटा आपका बन जाएगा दैट इज HCl। ये गैशियस स्टेट के अंदर है, ये भी गैशियस स्टेट के अंदर, गैशियस स्टेट के अंदर ही आपको मिलता है। बैलेंस के लिए इसको 2 करना पड़ेगा मेरे को, तो ये Na2 हो गया, SO4 हो गया, ये यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका, और ये आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, ये बैलेंस्ड ही है आपका, क्लियर है। इसके अलावा मान लो एक रिएक्शन आपको और बता देता हूँ मैं, सिंपल ही है यार, जैसे CuCl2 खासतौर पे सोडियम के अंदर ही वो देखने को मिलता है आपका, प्लस H2SO4 है। ठीक है, आपने बस एक हीट प्रोवाइड करनी है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। तो CuSO4 क्रिएट हो जाएगा प्लस आपका 2HCl क्रिएट हो जाएगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो सीधा ये मैंने लगा दिया। तो बस जी इस तरीके से आप हाइड्रोक्लोरिक गैस को प्रिपेयर जनरल फॉर्म में कर सकते हो। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने HCl जो है उसको स्टार्ट कर लिया है। आई होप इसके अकरेंस के बारे में और इसकी जो जनरल प्रिपरेशन है HCl की उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।